मेरी बुआ प्रेग्नेंट हो गई थी और उनकी देखभाल के लिए मम्मी ने मुझे बुआ के घर भेज दिया था। मेरी बुआ उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, दिखने में हम एक जैसी ही लगती थी, लेकिन बुआ के मुकाबले मेरे फूफा जी एक बड़ी उम्र के हट्टे-कट्टे ताकतवर मर्द थे। मैं सोचती थी कि बुआ कैसे बर्दाश्त करती होगी फूफा जी को। बुआ जी के घर रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। एक रात खाना खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धोकर अपने बेडरूम में आई तो सोचा कि नहा धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अलमारी से अपना सूट निकाला और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे रोशनदान से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन कौन हो सकता था? फूफा और बुआ अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने इसे अपना वहम समझा और नहाने में मसरूफ़ हो गई। मैं काफ़ी दिन से रुकी हुई थी, सोचा क्यों ना आज अकेली ही प्रोग्राम कर लिया जाए। मैंने अपनी आँखें बंद कर रखी थी और मैं वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद मैंने अपनी आँखें खोली तो रोशनदान पर नज़र पड़ते ही मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि सामने फूफा जी मुझे देख रहे थे। मैं उसी वक़्त नहाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद फूफा जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतनी खूबसूरत लड़की भी रहती है। फूफा जी ने ज़बरदस्ती मुझे बेड पर लिटा दिया और फिर मेरे साथ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ये रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम शबनम है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी। दरअसल मेरे फूफा हमेशा से हम सबके साथ ही रहते थे। मेरे बुआ और मेरे उम्र में सिर्फ 8 साल का ही फ़र्क था। दादा के इंतकाल के बाद बुआ की सारी ज़िम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई थी। हमारे बीच बिल्कुल सहेलियों की तरह ही बातचीत होती थी। मेरी बुआ की शादी के वक़्त मैं सिर्फ 17 साल की ही थी। मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मुझे उनसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। इसलिए उनकी शादी के वक़्त मेरा रो-रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरे फूफा जी ने मेरी बुआ को रुखसती के वक़्त मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कसकर गले लगाकर मेरी पीठ सहलाने लगे और प्यार से मुझे समझाते हुए कहने लगे कि शबनम, रोने की क्या बात है? तुम्हारा जब भी दिल करे तुम हमारे घर चले आना। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि बुआ शादी करके दूसरे शहर चली जाएंगी, तो फूफा जी कहने लगे, तो क्या हुआ? तुम्हारी बुआ कौन-सा मुल्क छोड़कर जा रही हैं? दूसरे शहर ही तो जा रही हैं। तुम जब चाहो तब आ जाना, और जब भी तुम अपने बुआ के पास आओगी तो मैं तुम्हें खुद पूरा शहर घुमाऊँगा। बुआ तो रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में अब यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपने बुआ के पास जाऊँगी और सब जगह घूमूं फिरूंगी, मज़े करूंगी। और एक दिन बुआ और फूफा हमारे घर पूरे 1 साल के बाद आए थे। मेरी बुआ बहुत खुश लग रही थी। मेरे फूफा जी बुआ से बहुत प्यार करते थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे फूफा जी बहुत ही प्यार से बात करने वाले इंसान थे। इतने दिन वह हमारे घर रहे थे। वे हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट तोहफे भी लेकर आए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। पर वे 1 हफ्ते हमारे साथ गुजार कर वापस अपने घर चले गए थे और 3 महीने के बाद एक दिन फूफा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि बुआ प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरी मम्मी और पापा बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि वह पूरे 2 साल के बाद हमारे घर खुशी की खबर आई थी। लेकिन बुआ खुश होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और वह कहने लगी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो वह कहने लगी कि काश मेरी सास जिंदा होती तो मुझे ऐसी परेशानी न होती। ऐसे वक्त में किसी का साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे साथ-साथ मेरी बुआ भी मेरी मम्मी की लाडली थी। उनकी बात सुनकर मम्मी ने बुआ से हमारे घर ही आकर रहने को कहा, लेकिन वह कहने लगी कि इमरान उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और डॉक्टर ने भी उन्हें ऐसी हालत में लंबा सफ़र करने को मना किया है, और बुआ आ जाती हैं तो फूफा जी और उनके पापा को खाने-पीने की परेशानी हो जाएगी। और वैसे भी कोई 1-2 महीने की बात तो नहीं है, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी हैं। उनकी बात सुनकर मम्मी ने कहा कि ठीक है,
तुम फिक्र मत करो, मैं शबनम को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। शबनम के वहाँ पहुँच जाने से तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारे घर के कामकाज में भी मदद कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर बुआ बहुत खुश हो गई थी। उधर मैं खुद कब से इस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे फूफा के घर जाने का मौका मिलेगा। मैंने फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। बहन बनने की खुशी में तो मुझे अलग ही खुशी हो रही थी। 3 दिन के बाद ही फूफा जी मुझे लेने के लिए आ गए। पूरे रास्ते फूफा जी मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए गए और मैं उनके साथ अपनी बुआ के पास दूसरे शहर में पहुंच गई थी। बुआ के ससुराल में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, मेरी बुआ के ससुर जी, फूफा जी, मेरे बुआ, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। बुआ मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद के सारे खाना बनाकर रखे थे। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। फिर जब मैं बुआ के ससुर को सलाम करने के लिए उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर वह बहुत ही अजीब सी बातें करने लगे थे। उनकी बात मेरी समझ से बाहर थी, इसलिए बुआ मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे से बाहर लेकर आ गई थी और कहने लगी कि दरअसल मेरे ससुर बहुत सालों से बीमार हैं और काफी उम्र भी हो गई है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे आगे से उनके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने फूफा जी से कराया था। मेरी उनके ससुर से यह पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे बुआ के घर आए हुए अभी 4 दिन ही हुए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी बुआ तबीयत ठीक न होने की वजह से वहीं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैंने खुद ही संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ, तब सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं पसीने से बिल्कुल ही खराब हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ जैसे कि मुझे कोई वहाँ देख रहा है। फिर अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई साया सा नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई है जो मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। बुआ के कमरे में पहुंची तो देखा बुआ और फूफा आराम से लेटे हुए थे। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे वहां देखकर फूफा जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि शबनम, अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने यूं भी बातें बना दी कि मैं बुआ से दूध का पूछने के लिए आई थी। वह कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होगा मैं तुम्हारे फूफा जी से कह दूंगी। और जब मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी तो मेरी नज़र बुआ के ससुर जी पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगे, तुम दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। उनकी यह बात सुनकर मैं ताज्जुब में पड़ गई थी और मुझे गुस्सा आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे इस तरह की बात क्यों बता रहे हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। मैं सोचने लगी कि बुआ ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं, कमरे से निकल ही नहीं सकते, फिर यह उठ कैसे गए और इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि रोशनदान पर जो भी था वह मेरा वहम नहीं था, वहाँ कोई तो था जो मुझे देख रहा था। कहीं बुआ के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मेरी सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। अगले दिन सुबह फूफा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और उन्हें शॉपिंग के लिए बाजार लेकर जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही मुझे अलग ही नज़र से देखने लगे। फिर उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं थोड़ा सी हैरान सी हो गई थी।
बुआ भी इस वक्त मेरे पीछे ही खड़ी थी और कहने लगी, फूफा जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। बुआ की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं फूफा जी का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगी। जब शाम को फूफा जी ऑफिस से घर आए तो मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई। फूफा जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने बुआ से भी कहीं ज्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि फूफा जी की इस शॉपिंग के बदले मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं। उस रात अचानक ही लाइट चली गई। तभी मेरे कमरे में किसी ने मुझे पीछे से आकर जोर से पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे इस पर किसी की भी बात की उम्मीद नहीं थी। मैं फौरन अपने कमरे से निकल गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं अंदाजे से दीवार के सहारे सहारे बुआ के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने बुआ को आवाज दी तो वह कहने लगी, शबनम तुम परेशान ना हो, इमरान अभी लाइट देखने के लिए ही गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट जाती रहती है, तुम परेशान मत हो। फिर बुआ ने अपने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं बुआ के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई तो बुआ मुझसे कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो शबनम, जरा से अंधेरे से इतना घबरा गई हो, फिर मेरा ख्याल कैसे रखोगी। तो बुआ की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है बुआ, वह दरअसल मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। बोली कि इमरान तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई होगी, और अगर कोई बात है तो मुझे समझ नहीं आया कि बुआ को किस तरह से मैं अपनी बात पर यकीन दिलाऊं। पर पहले वाला साया और अब कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास, यह सब कुछ मेरी वहम हो ही नहीं सकता। कोई तो है जो मुझ पर नजर रखे हुए था। मेरे दिमाग में बार बार बुआ के ससुर के ही ख्याल आ रहे थे। लाइट ठीक करके फूफा जी कमरे में आ गए तो मुझे देखकर बुआ कहने लगी, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शबनम अंधेरे से डर जाएगी, तो मैं उसके पास चली जाऊं। बुआ फूफा जी से कहने लगी। तो फूफा जी कहने लगे, अंधेरा बहुत था, अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती। मुझे क्या मालूम था कि शबनम इतनी ज्यादा डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बुआ को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टरों ने बुआ को टेंशन देने से मना किया है। लेकिन मैं वापस चुपचाप अपने कमरे में आ गई और कुंडी बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी क्या किसी न किसी बहाने से अपने घर वापस लौट जाऊं, यही ठीक रहेगा। इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन फूफा जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त अपने ऑफिस से घर लौट आए। उस वक्त बुआ दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। फूफा जी किचन में कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला, और उन्होंने मुझे पीछे से आकर अपनी आगोश में ले लिया और मुझे चूमने लगे। मुझे उनसे इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर उनकी कैद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज मेरे गले में अटक कर रह गई थी और मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर फूफा जी ने जबरदस्ती कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नजर हटाने को दिल ही नहीं करता, और तुम नहाते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारे नहाते हुए की वीडियो है। फूफा जी की उन लफ्जों से तो मेरी सांसें ही रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर की घटिया इंसान होंगे। फिर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे वजूद पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्त से निकलते हुए रोते हुए भागकर किचन से बाहर आई तो सामने मेरी बुआ खड़ी हुई थी। मैं फौरन ही जाकर उनसे चिपक गई। उन्होंने मुझे रोता हुआ देखकर कहा, शबनम घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, और फूफा जी को बुरा भला कहते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने रोते हुए बुआ से कहा कि मैं तो फूफा को अपने भाई की तरह ही समझती थी और आज उन्होंने मेरे साथ यह सब करने की कोशिश की है। बुआ मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर जाना है। यह बात कह रही थी
कि अचानक से फूफा जी कमरे में आ गए और मैं डर के मारे बुआ से लिपट गई। फिर बुआ ने एक ऐसी सरसरी नज़र मुझ पर डाली और फूफा जी से कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 18 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते हो। बुआ की बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से बुआ से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं? बुआ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं हैरानी से बुआ को देख रही थी। वे मेरे बालों में हाथ फेरकर कहने लगी, देखो शबनम, मेरी बात को गौर से सुनो। इमरान के साथ तुम्हें वह सब तो करना ही होगा क्योंकि जो कुछ चाहिए वह तुम ही दे सकती हो और वह इस काम के बगैर मुमकिन नहीं होगा। मैं उनकी यह बात सुनकर गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और बुआ से कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप जानती हैं कि आपके शौहर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? वे मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं, जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी भतीजी पर नज़र जमाए बैठे हैं? ऐसे इंसान आपके और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर बुआ कहने लगी, तुमको इमरान के साथ ऐसा कुछ करना ही होगा, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकता। बुआ की बात सुनकर मैंने कहा कि आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप प्रेग्नेंट हैं और फूफा जी आप बाप बनने वाले हैं। बुआ ने कहा, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। यह बात पता चलने पर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और इमरान को एक बच्चा दे सको। इमरान किसी और का बच्चा गोद लेना नहीं चाहते, उन्हें अपना बच्चा चाहिए और हमें इसके अलावा और आसान रास्ता कोई समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी सौतन बनाकर अपने सर पर सवार नहीं कर सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस मकसद में तुम्हारी ही कुर्बानी कर दूं। वैसे भी तुम मेरी सगी भतीजी तो हो ही नहीं, मैं तुम पर तरस खाऊं। मैं इमरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ही हमारी इस कमी को पूरा करो और हमें एक बच्चा दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे। तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। यह बात कहकर उन दोनों ने जबरदस्ती मेरे हाथ में टैब से बांधकर मेरे मुंह पर टैब लगा दी। फिर उस दरिंदे फूफा ने मेरे इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया और मेरी बुआ अपने सामने मेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही थी। वह शख्स मेरी बुआ के सामने मेरे साथ वह सब कुछ कर रहा था और मेरी बुआ मेरे साथ यह सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं तो कुछ फूफा जी को ही अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बुआ भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। उनका घर बचाने की खातिर मेरे बुआ ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तभी अचानक दरवाजे पर मेरी बुआ के ससुर आ गए और उन्होंने यह गंदी हरकत करते हुए फूफा जी को देख लिया था। उन्होंने गुस्से से चीखकर अपने बेटे को पुकारा और कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आई इस मासूम बच्ची के साथ खिलवाड़ करते हुए? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपनी बहू और बेटा कहते हुए। बुआ के ससुर को देखकर मेरी जान में जान आई। मेरी बुआ के ससुर ने मेरा हाथ पांव खोले और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप कराने लगे और मुझसे कहने लगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम बहुत मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करना। लेकिन तुम इतनी मासूम थी कि मेरी बात को समझ ही नहीं सकी। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम तुम्हें अपनी बुआ और फूफा का असली चेहरा तो नजर आया। इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कल मैं तुम्हारे पापा को बुलाकर तुम्हें उनके साथ तुम्हारे गांव भेज दूंगा। जिस इंसान से मैं इतना डरती थी वही मेरी इज्जत का रखवाला निकला। मुझे तो अपनी बुआ पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती थी। वह रात मेरे लिए सबसे बड़ी रात थी। अगले दिन मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए और मैंने अपनी मम्मी पापा को बुआ और फूफा के बारे में सब कुछ बता दिया। जब मेरी मम्मी पापा को उनकी हरकतों का पता चला तो मेरी मम्मी पापा ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मेरे माँ बाप तो उन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, लेकिन बुआ और फूफा ने उनके प्यार का यह सिला दिया था। जब हमें अपने ही घर के लोगों से धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब भी मैं उस मंजर के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने अपनी बुआ को अपनी बड़ी बहन की तरह माना था,
लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी अपनी भतीजी समझा ही नहीं था। अपने फायदे के लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना चाहा था। मैं नहीं जानती थी कि वे इतना गिर जाएंगी कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ही मुझे कुर्बान कर देंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। इस कहानी से आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।